Am I audible? बेटा एक मिनट रुक जाओ। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? स्टाइल में बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? ओके मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? ओके ओके प्रगति बेटा, ओके फाइन। तो चलिए ठीक है। हाँ मैंने शायद आप लोगों को माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स तक करा दिया था लास्ट क्लास में, आई होप सो। ठीक है, अब उसके आगे की चीजें कुछ हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अभी हम जो है एंजाइम काइनेटिक्स की बात करेंगे। एंजाइम काइनेटिक्स में मैंने आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला बता दिया था और इससे रिलेटेड जो है चीज़ें भी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली थी। V इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस एस। ये सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, इससे रिलेटेड शायद हमने एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व की। तो इससे जो डायरेक्ट हमारा ग्राफ बनता है वो ग्राफ हो जाता है कुछ इस तरीके का, V वर्सेस S वाला। दो ही वेरिएबल्स है यहाँ पे, जो आपका V मैक्स है वो भी कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से V मैक्स मिलेगा। ठीक है, V मैक्स का हम लोग अगर हाफ कर देंगे तो हमें एक्स एक्सिस से क्या मिल जाएगा, एक्स एक्सिस से हमें मिल जाएगी Km की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा माइकलिस मेंटन प्लॉट जिसको हाइपरबोला कर्व भी कहते हैं। ठीक है, ये वैल्यू वी मैक्स बाई 2 हो जाएगी। साथ के साथ में शायद मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका ऑर्डर है रिएक्शन का, यहाँ पे ऑर्डर होता है आपका n इज इक्वल टू 1, लेकिन जहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद जो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ओवरऑल पूछा जाए इसके बारे में, ओवरऑल आपका जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू 0 से ज्यादा है बट इट इज लेस देन 1। ठीक है, आपको ये आंसर करना है कि 1 और 0 के बीच में है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन केस ऑफ माइकलिस मेंटन प्लॉट। अब एक और डेफिनेशन मैंने आप लोगों को शायद लास्ट क्लास में बताई होगी कि Km is the substrate concentration at which the rate of the reaction is just half of the maximum। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाते हैं, मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सारी चीज़ें समझ के चलोगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी बहुत आसानी के साथ में। तो मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ। इन्वर्ट करने से क्या होगा, जो V है वो 1/V हो जाएगा और इसको भी हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं। फिर Km प्लस S जो है वो आपका ऊपर चला गया है और नीचे आपका क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा V मैक्स इंटू एस, V मैक्स इंटू एस। ठीक है, ये रह जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, 1/V इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ Km अपॉन एस V मैक्स, Km अपॉन V मैक्स इंटू 1/S। ठीक है, 1/S प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ पे आपका 1/V मैक्स, और जो S ऊपर था S नीचे भी था, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसको मैंने लिखने की जरूरत नहीं समझी क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए
तो आपकी ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को शो करता है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को कैसे शो करता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ठीक है। मैंने को है कि Vmax आपका कांस्टेंट है, Km भी आपका कांस्टेंट है, Vmax भी आपका कांस्टेंट है। तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वेरिएबल 1/v है, और आपका दूसरा वेरिएबल क्या है? दूसरा वेरिएबल 1/s है। तो इस प्लॉट को बना लेते हैं हम लोग। इस प्लॉट पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इस प्लॉट को बनाया जाए तो प्लॉट इस तरीके से 1/s वाला प्लॉट, इधर की साइड हम लोग ले लेते हैं 1/v, ठीक है, और इधर की साइड हम लोग ले लेते हैं 1/s। तो जो आपका प्लॉट है, प्लॉट कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, और इसी को हम लोग लाइन वीवर बर्क प्लॉट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्लोप है आपका, स्लोप रिप्रेजेंट करता है Km/Vmax को, और ये जो वैल्यू है यहाँ से ये रिप्रेजेंट करती है 1/Vmax को। अब इस पे आप लोगों को कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको, आप लोग ग्रुप में भी क्वेश्चंस पूछते रहते हो, तो ये वैल्यू अगर आपको इंटरसेप्ट, इसको जो है हम सी भी बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, अगर हमें इंटरसेप्ट निकालना हो वाई एक्सिस का, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, तो वाई एक्सिस का अगर इंटरसेप्ट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम एक्स एक्सिस की वैल्यू को जीरो कर देंगे ना। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो क्या है? वो जीरो है, मतलब 1/s इज इक्वल टू जीरो है कि नहीं है? यस और नो बेटा? निपांशी, प्रगति, जो भी बच्चे ज्वाइंट है प्लीज आंसर मी। अगर हमें इंटरसेप्ट निकालना हो वाई एक्सिस का, तो हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नो, है कि नहीं? जो इक्वेशन थी, इक्वेशन में आपको 1/v निकालना है, ठीक है, और आपको किसको जीरो करना है? आपको जीरो करना है 1/s को, ठीक है। और इस पे आप लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इनटू जीरो कर देता हूँ, 1/x दिया है, ठीक है, प्लस 1/Vmax। तो यहां से आपको जो है, जो c की वैल्यू है या इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको क्या मिल गई? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, यहां से आपको क्या वैल्यू मिल गई है? 1/Vmax। वही चीज मैंने भी लिखी है वहां पे, ठीक है। अब आपको एक और इंटरसेप्ट निकालना है। इंटरसेप्ट क्या निकालना है? ये है आपका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो आपको y की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी कि नहीं? और y क्या है हमारा? 1/v है, ठीक है। तो 1/v को जीरो करोगे तो हमें ये वाला इंटरसेप्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए इसको हम जीरो कर देते हैं, y की वैल्यू को मैं जीरो कर देता हूं इसी इक्वेशन में। तो मैंने 1/v की जगह यहाँ पे जीरो लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास Km/Vmax है, ठीक है, और इंटू 1/s हमें निकालना है, क्योंकि ये 1/s की ही वैल्यू है, मतलब जो x एक्सिस की वैल्यू है वही हमें निकालनी है, प्लस 1/Vmax, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको अपोजिट साइड ले जाते हैं। अपोजिट साइड किस तरीके से? Km/Vmax इंटू 1/s इज इक्वल टू माइनस 1/Vmax, ठीक है, उसको हम दूसरी साइड ले गए। तो Vmax से Vmax को मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। यहां से अगर आप ये वैल्यू अगर निकालोगे तो 1/s विल बी इक्वल टू माइनस 1/Km आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो है, ये जो वैल्यू है लाइन वीवर बर्क प्लॉट में किसको रिप्रेजेंट कर रही है? माइनस 1/Km को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और माइनस का साइन ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो किसकी वजह से है? माइनस का साइन इस वजह से है क्योंकि इधर की साइड आपकी माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो माइनस का साइन जो है
एक्सिस की वजह से है। ऊपर की साइड अगर देखोगे तो पॉजिटिव वाई है, इधर की साइड अगर देखोगे तो पॉजिटिव एक्स है, नीचे की साइड जाओगे तो माइनस वाई आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि माइनस का साइन किस वजह से आ रहा है। माइनस का साइन किस वजह से है, एक्सिस की वजह से है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आप सोचो, इस बात पे ध्यान देना कि अगर -1/km में हम km की वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर हम km की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो किस तरफ जाएगा बताइए। अगर हम -1/km में km की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो वो 0 की तरफ जाएगा या फिर उससे दूर जाएगा 0 से दूर जाएगा। माइनस के साइन को छोड़ देना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, माइनस के साइन की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इतनी सी वैल्यू है क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स ऑल। तो आप माइनस को भूल जाओ। अगर 1/km में km की वैल्यू बढ़ रही है तो 0 की तरफ जाएगा या 0 से दूर जाएगा, अब बताओ, बोलो बेटा, प्लीज आंसर। बेटा बोलो, चैट बॉक्स में मुझे आंसर किया करो आप लोग। हाँ, बेटा km की वैल्यू बढ़ेगी तो 0 की तरफ जाएगा, कम होगी ना वैल्यू। अगर km बढ़ रहा है तो 1/km कम हो रहा है, और कम होने का मतलब क्या है, वो 0 की तरफ जाएगा ना, 0 से दूर नहीं जाएगा। यही कंफ्यूजन रहता है जब हम लोग कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन या फिर आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन पढ़ते हैं। वहां पे जब हम इनिबिटर डालने के बाद में km की वैल्यू घटते बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो वहां पे प्रॉब्लम यही होती है कि हम माइनस के साइन को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। माइनस का साइन कंसीडर नहीं करना, भूल जाओ उसको। तो 1/km में km अगर बढ़ेगा, km अगर पहले 2 था बाद में अगर 3 होगा, तो पहले जो है वैल्यू आएगी 0.5, बाद में वैल्यू कितनी आएगी, अगर 1/3 वो हो गया है तो बाद में वैल्यू आएगी आपकी 0.33। तो 0.33 इज लेस देन 0.5 ना, तो किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर हुई ये बात, नहीं हुई? अच्छा, इसको, इस प्लॉट का नाम और क्या क्या है, इसको लाइन वीवर बर्क प्लॉट भी कहते हैं, और लाइन वीवर बर्क प्लॉट के अलावा इसका दूसरा भी नाम है। दूसरा क्या नाम है, दूसरा नाम है इसका डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, ठीक है, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, ठीक है। इसको लाइन वीवर बर्क प्लॉट भी हम लोग कह देते हैं, लाइन वीवर बर्क प्लॉट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जरा ध्यान रखो बेटा। हाँ, चलिए आगे बढ़े, शुड वी मूव अहेड। तो ये हो गया आपका लाइन वीवर बर्क प्लॉट। चलो, ये दोनों प्लॉट्स तो मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। अब जरा कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो हम लोगों को देखनी है यहाँ पे। एक होता है आपका टर्नओवर नंबर, ठीक है, जिसको हम के कैट बोलते हैं, के कैट। के कैट इज टर्नओवर नंबर, टर्नओवर नंबर। अब देखो, जो हमने डेरिवेशन पढ़ा था, अगर आप लोगों ने डेरिवेशन वाली क्लास अगर देखी होगी तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि ये काम आती है हमारे, ठीक है। तो के कैट को अगर आप रटना चाहोगे तो शायद आपको ऐसे पता ना चले, लेकिन जो हमारा डेरिवेशन का इक्वेशन था E+S, और पहले यहाँ पे जो है हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे थे। यहाँ पे K1 है, इसके नीचे यहाँ पे K-1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स बन रहा था, और फिर ES कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो रहा था, E+P में, ठीक है, E+P में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे जो वैल्यू थी K2, बस ये समझ जाओ कि ये जो रेट कांस्टेंट है यही के कैट है। एक्चुअल में द रेट कांस्टेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ ES टू E+P इज कॉल्ड द टर्नओवर नंबर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नओवर नंबर बोलते हैं। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि Vmax हमारा किसके बराबर था,
Vmax मैंने आप लोगों को बताया था K2ET के बराबर, मतलब टोटल जो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन है, जब आपका ES जो है मैक्सिमम हो जाएगा, तो ES मैक्सिमम होने के बाद वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू ET, तभी तो Vmax अचीव होगा। अदरवाइज V इज इक्वल टू K2 इंटू ES मैंने बताया था। तो यहां से यही हमारा K कैट है, K2 ही है, तो K कैट किसके बराबर हो जाएगा? K कैट विल बी इक्वल टू Vmax अपॉन ET, Vmax अपॉन ET। अब यहाँ पे यूनिट्स ध्यान रखने वाली बात है, Vmax को हमेशा हम लोग जो है मोल पर टाइम में लेते हैं, ठीक है। टाइम कुछ भी हो सकता है, मिनट, सेकंड, आवर, एनीथिंग, ठीक है। मोल, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी आपकी मिलीमोल हो सकती है, माइक्रोमोल हो सकती है, नैनोमोल हो सकती है, पिकोमोल हो सकती है। इसके अलावा अगर हम एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो मोल में होगी, ठीक है। तो मोल से मोल को मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, तो जो टर्नओवर नंबर है उसकी यूनिट 1 अपॉन टाइम है, या पर टाइम भी हम लोग कह सकते हैं, टाइम माइनस 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। और टाइम माइनस 1 आप इसको सेकंड माइनस 1 लिख सकते हो, आप इसको मिनट माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको आवर माइनस 1 लिख सकते हो। ये सभी जो है यूनिट्स हो जाएंगी किसकी? टर्नओवर नंबर की। और अगर आप लोगों को मैं इसकी डेफिनेशन की भी बात करूं तो डेफिनेशन इस तरीके से आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। Turnover number can be defined as the amount of substrate molecules are getting converted into the product in a unit amount of time. That is simply the turnover number. समझ में आई बात? The amount of substrate molecules are getting converted into the product by a single enzyme active site, ठीक है, या by a single enzyme molecule in a unit amount of time. unit amount of time मतलब फिक्स amount of time, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्नओवर नंबर। चलो एक टर्नओवर नंबर पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में आप लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करो, एन एंजाइम while working at maximum, an enzyme while working at its maximum efficiency converts वो कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट्स 300 माइक्रोमोल्स ऑफ सबस्टेट, या सबस्टेट की जगह सबस्टेट ही लिख देते हैं, सबस्टेट टू प्रोडक्ट, सबस्टेट टू प्रोडक्ट in 10 minutes. Enzyme concentration used in the assay is, सपोज करो 50 नैनोमोल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, 50 नैनोमोल्स। व्हाट इज द टर्नओवर नंबर? व्हाट इज द टर्नओवर नंबर बस यही निकालना बेटा। जरा कैलकुलेशन करो सभी बच्चे, प्लीज कैलकुलेट करें।
सभी बच्चे प्लीज आंसर करें। आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, टर्नओवर नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। बेटा सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो है एक्चुअल में जो दिया हुआ है 300 माइक्रोमोल्स ऑफ द सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट इन 10 मिनट्स, ये आपका Vmax है। ठीक है, और यहाँ पे टर्नओवर नंबर आपको सपोज सेकंड -1 में पूछा गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि आपको यूनिट को कौन सी यूनिट में टर्नओवर नंबर पूछा गया उसी में आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड -1 में पूछा गया है तो आपको सेकंड -1 में ही निकालना। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को Vmax देखना हो तो Vmax की वैल्यू क्या दी गई है? Vmax इज गिवन एज दैट इट कन्वर्ट्स 300 माइक्रोमोल्स इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं 300 माइक्रोमोल्स और नीचे मैंने लिख दिया 10 मिनट्स। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो अब हमारा Vmax जो है वो किस में आ गया? 30 माइक्रोमोल्स 30 माइक्रोमोल्स पर मिनट। ठीक है, अब देखो पर मिनट में आ गया है। ठीक है, अगर मुझे इसको पर सेकंड में लेके आना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? 30 माइक्रोमोल्स डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 60 इन यहाँ पे सेकंड सभी लिख देते हैं। ठीक है, तो 60 से इसको करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/2 माइक्रोमोल पर सेकंड। ठीक है, 1/2 माइक्रोमोल पर सेकंड। बस यही गेम है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ईटी जो आपको दिया गया है, ईटी इज गिवन 50 नैनोमोल। ठीक है, 50 नैनोमोलर। ठीक है, और ऊपर आपको जो Vmax दे रखा है वो माइक्रोमोल में है, तो मतलब आपको जो है दोनों यूनिट को भी बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे लिखा मैंने 1/2 और इनटू मैं लिख देता हूं 10⁻⁻⁶ मोल पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो माइक्रोमोल को मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया है, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, जो ये नैनोमोल है इसको कन्वर्ट कर लूंगा मैं मोल्स में। तो 50 इंटू 10⁻⁹ मोलर। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/100 और इनटू यहाँ पे जो है 10⁻³ हो जाएगा, और मोल से मोल को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1/सेकंड आ जाएगा, जिसको हम सेकंड -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100 सेकंड -1, मतलब 10 आएगा। ठीक है, आंसर विल बी 10 पर सेकंड। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी बच्चों को या नहीं हुआ बेटा? बस यूनिट, अगर देखो मैंने माइक्रोमोल को मोल में कन्वर्ट नहीं किया होता, नो मोल को मैंने मोल में कन्वर्ट नहीं किया होता, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं होते, और अगर कैंसिल आउट हम लोग नहीं कर पाते तो हमें, हाँ, जो हमारी यूनिट थी किसकी, टर्नओवर नंबर की, वो पर सेकंड में नहीं मिलती। हम माइक्रोमोल को नैनोमोल से कट नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक यूनिट की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। या आप दूसरा काम यहाँ पे ये कर सकते, नैनोमोल को माइक्रोमोल में कन्वर्ट कर लिए होते तो माइक्रोमोल माइक्रोमोल से कट जाता। ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों को या नहीं आया बेटा? सभी बच्चे प्लीज आंसर किया करें प्लीज। हाँ, रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स बेटा, रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, सभी बच्चे प्लीज रिप्लाई किया करें। आगे बढ़े।
चलिए, एक दूसरी टर्म आती है जिसपे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, कैटालिटिक एफिशिएंसी। ठीक है, इसको स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, कैटालिटिक एफिशिएंसी, या इसी को हम लोग जो है स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो दोनों टर्म अगर आप लोगों को पूछी जाए तो बस इसी बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैटालिटिक एफिशिएंसी की अगर बात की जाए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के कैट बाई के एम, के कैट बाई के एम। और अगर मैं वापस से बैक वहीं पे जाऊं जरा, टर्नओवर नंबर को पता है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट भी कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ के बारे में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.693 बाई के। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर इसकी यूनिट आप लोग निकालोगे तो के की जो यूनिट आएगी वो 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ क्या है आपका टाइम है। ठीक है, तो यहाँ से जो यूनिट आती है वो 1 अपॉन टाइम ही आती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है यूनिट वो टर्नओवर नंबर के यूनिट के बराबर है, इसलिए के कैट को हम लोग क्या बोल देते हैं, के कैट को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान रख लेना, इससे भी आप लोगों को क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो ये बात आप लोगों को क्लैरिफाई हो गई होगी कि इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, कैटालिटिक इफिशिएंसी पे आते हैं। तो टर्नओवर नंबर की जो यूनिट मैंने आप लोगों को बताई थी वो आपकी 1 अपॉन टाइम करके थी। ठीक है, 1 अपॉन टाइम। और अगर केएम की बेसिक डेफिनेशन पे हम लोग जाएं तो केएम की बेसिक डेफिनेशन मैंने क्या बताई है, केएम की बेसिक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को ये बताई है कि इसकी जो यूनिट है, यूनिट हमारी क्या होती है, इसकी यूनिट सबस्टेट, सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होगी वही इसकी भी। हाँ, इसका रीजन ये है Km इज द सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मोलर में लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग ऊपर की साइड लेके जाएं तो हम लोग लिख सकते हैं मोल -1 टाइम -1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैटालिटिक एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, हाँ, टाइम -1। चलिए, और इसको कैटालिटिक एफिशिएंसी को या के कैट बाई के एम को सेकेंड, के कैट बाई के एम is called the second order मेरी आवाज आ रही है अभी आप लोगों को, कैन यू हियर मी आउट? ओके, चलिए चलिए ठीक है बेटा। हाँ, तो सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट बोलते हैं। और स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट की बात करें या फिर इस
इस कैटालिटिक एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी लोगों को बताई जाए करता है, ठीक है। तो कैसे हम लोग बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि कितनी इफिशिएंटली कोई एंजाइम सबस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हाँ, कैटालिटिक एफिशिएंसी या काइनेटिक एफिशिएंसी जो है इज ए मेजर हाउ इफिशिएंटली एन एंजाइम कैन कन्वर्ट इट्स सबस्टेट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर आप जो है दो एंजाइम के स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट को भी कंपेयर कर रहे हो तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सा एंजाइम कौन से सबस्टेट को ज्यादा प्रीफर करता है, ठीक है। प्रेफरेंस पता करने के लिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं, और इस पे जो है आप लोगों को कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंजाइम्स के केस में जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो अगर इसकी वैल्यू के कैट बाई के एम की वैल्यू अगर 10⁸ से 10⁹ के बीच में आती है तो वहां पे कहा जाता है कि जो रेट लिमिटिंग स्टेप इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज in enzyme catalyzed reaction is the diffusion of substrate into the active site of the enzyme. Diffusion of the substrate into the active site of enzyme. Into एंजाइम एक्टिव साइट, ठीक है। बहुत सिंपल सी टर्म मैंने यहां पे लिखी है, डिफ्यूजन, ठीक है, एंजाइम एक्टिव साइट, ठीक है। और ये जो वैल्यू है अगर के कैट बाई के एम की वैल्यू आपकी जो है 10⁸ टू 10⁹ के बीच में आती है तो इसको कहा जाता है डिफ्यूजन कंट्रोल्ड लिमिट भी कह देते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन कंट्रोल्ड लिमिट। और कुछ ही ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके केस में डिफ्यूजन कंट्रोल्ड लिमिट या जिनको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट एंजाइम बोलते हैं, कि जिनकी जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो केवल डिफ्यूजन से डिसाइड होता है कि कितना सबस्टेट डिफ्यूज हो रहा है इनटू देयर एक्टिव साइट। और सबसे फास्टेस्ट एंजाइम जो है या सबसे परफेक्ट एंजाइम जिसको कहा जाता है अर्थ पे, वो कौन सा है? आपने कभी नाम सुना है बेटा? बोलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है कि आप लोगों को? कैन यू हियर मी आउट और नॉट? अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। कैटालेज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फास्टेस्ट एंजाइम। या फिर आपने जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये परफेक्ट एंजाइम की कैटेगरी में आते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और बेटा आप लोगों को मैं बता दूं, अब से जो है आपकी जो लाइव क्लासेस होंगी, जो बच्चा लाइव क्लास में आएगा, ठीक है, हाँ, बस उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा। अब से मैं इसको जो है रिकॉर्डिंग को यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कैटालेज, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं। और इस पे आप लोगों को CSR में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एंजाइम की डिफ्यूजन कंट्रोल्ड लिमिट क्या होती है, तो उसमें आंसर आपको यही करना था 10⁸ टू 10⁹, ठीक है। और इसका अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके अंदर जो जो के कैट बाई के एम की वैल्यू है वो 10⁸ से 10⁹ के बीच में होती है, तो आपका आंसर जो है कैटालेज या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग, ये दो चीजें हो गई, एक कैटालिटिक एफिशिएंसी के बारे में मैंने बताया, उसके पहले हम लोगों ने टर्नओवर नंबर के बारे में बात की। अब एक होती है स्पेसिफिक एक्टिविटी या एक्टिविटी की, जहां पे हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम।
एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। इस पे आपको भर भर के डीबीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्टिविटी और स्पेसिफिक एक्टिविटी पे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ कि एक्टिविटी से आप लोग क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। आप ऐसे बोलोगे क्या दैट द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी गिवन बाय अ पर्टिकुलर एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। मतलब हम लोग ऐसे ही डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, ऐसे ही मतलब सोचने की कोशिश करते हैं। मतलब एक्टिविटी है क्या, एक्टिविटी सिंपली आपका जो कन्वर्जन हो रहा है सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, उसका जो मेजर है उसको मेजर किस तरीके से कर रहे हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन से। तो किसी एंजाइम का रेट ऑफ द रिएक्शन ही उसकी एक्टिविटी। बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और रेट ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम वाला, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब वीमैक्स, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन सिंपली कैन बी डिफाइंड एज वीमैक्स। तो वीमैक्स जो है, वीमैक्स किस बात को बताता है, वीमैक्स इसी बात को बताता है कि कितना सबस्टेट आपका कितने अमाउंट ऑफ टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइम की एक्टिविटी बोल रहे हैं। अब एंजाइम की जो एक्टिविटी है वहां पे एक होती है आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट, जिसको हम आयु से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आयु का मतलब इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, इंडस्ट्रियल यूनिट है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल यूनिट जो होती है वो आपकी होती है माइक्रोमोल पर मिनट। कहने का मतलब क्या है कि कोई एंजाइम कितने माइक्रोमोल एक मिनट में सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट द इंडस्ट्रियल यूनिट। एक और यूनिट होती है विच इज टेकन एज स्टैंडर्ड यूनिट बाय द बायोकेमिस्ट्री एसोसिएशन और यूनियन, that is called Kettle unit. Kettle unit is defined as mole per second, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई एंजाइम कितने मोल्स को सबस्टेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है एक सेकंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड द कैटल यूनिट, ठीक है। और दोनों पे ही आप लोगों को डीबीटी में भी, गेट में भी, गेट बायोटेक में भी बहुत सारी जगह आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग, व्हाट इज इंडस्ट्रियल यूनिट, माइक्रोमोल पर मिनट, एंड व्हाट इज केटल यूनिट, दैट इज मोल पर सेकेंड। तो अगर आप लोगों को अगर एक कैटल यूनिट को इंडस्ट्रियल यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो बेटा कैसे करोगे, जरा कन्वर्ट करके बताना। कैटल यूनिट को आपको आयु में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक कैटल यूनिट में कितनी इंडस्ट्रियल यूनिट होंगी, कैसे करोगे कन्वर्जन, हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट, टेल मी। बोलो बेटा। अरे यूनिट आप लोग साथ में लिख सकते हो ना, आपको पता है कि कैटल यूनिट क्या है, मोल पर सेकंड है, ठीक है। मोल पर सेकंड है। और इंडस्ट्रियल यूनिट आपकी क्या है, दैट इज माइक्रोमोल पर मिनट है। तो बस कन्वर्जन आप कर दो ना, मोल पर सेकंड का माइक्रोमोल पर मिनट में कन्वर्जन कर दो। तो एक मोल में कितने माइक्रोमोल होते हैं बताइए आप लोग, 10⁻⁶, ठीक है। हाँ, और एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, तो एक सेकंड में 1/60, तो 1/60 लिख दूं। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा, वन कैटल यूनिट, वन कैटल विल बी इक्वल टू 60 इंटू 10⁻⁶ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। समझ में आ गई बात। तो ये कन्वर्जन करने का तरीका होता है, आप चीज़ों को देख के ध्यान दो। हमेशा मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ, मैंने पीएच बफर्स वाले में भी बताया होगा कि जब हम लोग बात करते हैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाते हैं तो वहाँ पे पावर माइनस में आती है, और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाते हैं तो पावर पॉजिटिव में आती है। इस बात को ध्यान रखना, आपसे गलती नहीं होगी। तो ये हो गई हमारी दो यूनिट, व्हाट इज स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक
एक्टिविटी specificity per milligram amount of enzyme activity per milligram of enzyme पर मिलीग्राम ऑफ एंजाइम। ठीक है, बस इसी को हम लोग जो है स्पेसिफिक एक्टिविटी बोल देते हैं, पर मिलीग्राम ऑफ एंजाइम। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट द स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, स्पेसिफिक एक्टिविटी विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू, आप ऊपर एक्टिविटी लिख सकते हो और एक्टिविटी डिवाइडेड बाय मिलीग्राम ऑफ एंजाइम, मतलब कितने मिलीग्राम आपने लिया है एंजाइम, मिलीग्राम ऑफ एंजाइम। ठीक है, या अगर ऊपर आप लोग जो है इंडस्ट्रियल यूनिट लिख सकते हो आयु, और नीचे आप मिलीग्राम है ही है तो आयु पर मिलीग्राम भी हो सकता है। ठीक है, आपका कैटल पर मिलीग्राम भी हो सकता है। हुँ? तो चलिए अब जरा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ स्पेसिफिक एक्टिविटी का। इस पे बहुत भर भर के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं पार्ट ए में, पार्ट ए पोर्शन ए ऑफ द डीबीटी, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। उसमें दो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक तो एंजाइम वाला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट ए के लिए। उसके अलावा आपको जो है 4-5 6 क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड के मिलेंगे। उसके अलावा आपको टेक्निक्स के 2-4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा आपको बायोटेक के 2-4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, मोल बायो के 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे, सेल बायो के 2-2 4-4 होंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट इफ़ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस डीबीटी एग्जाम, उसमें पार्ट ए में आपको अच्छा स्कोर करना जरूरी है। पार्ट बी में सभी लोग अच्छा स्कोर करेंगे क्योंकि 150 में से केवल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो क्वेश्चन ये दिया गया है कि 20 माइक्रोग्राम ऑफ एन एंजाइम gives the activity of 500 माइक्रोमोल पर मिनट। अब ध्यान दे, माइक्रोमोल पर मिनट मैंने क्या बताया है, व्हाट इज द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम, व्हाट इज द specific activity of this enzyme, what is the specific activity of this enzyme। ये जरा आप लोग बेटा, पहले वाला भी मुझे ही सॉल्व करना पड़ा, एक आधा तो सॉल्व करो। नहीं, अब इतना तो सीख ही गए होगे। बेटा सभी बच्चे इसको सॉल्व करो, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको आप सीधे सीधे 500 इंडस्ट्रियल यूनिट लिख सकते हो। तो चलिए स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालते हैं हम लोग। स्पेसिफिक एक्टिविटी, बस यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको जो है 500 आयु लिख देना है और आपको 20 माइक्रोग्राम को कन्वर्ट कर देना है बेटा मिलीग्राम में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। इसका अगर रिवर्स आप लोग करोगे तो 1 माइक्रोग्राम विल बी इक्वल टू 1/1000 मिलीग्राम, और 20 माइक्रोग्राम को कन्वर्ट करोगे तो 20 को ऊपर लिख दो, 20 माइक्रोग्राम विल बी इक्वल टू 20 इंटू, इसको मैंने 10 टू दी पावर -3 की फॉर्म में लिख दिया है मिलीग्राम। ठीक है, तो 500 आयु को आप सीधे सीधे जो है कैसे लिख लो, 20 इंटू 10 टू दी पावर -3 मिलीग्राम। तो 20 से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 मतलब 25,000। ठीक है, 25,000 इंडस्ट्रियल यूनिट पर मिलीग्राम इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी है बेटा।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन हियर? यहां तक बात क्लियर है बेटा? चलिए, क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना सॉल्व करने का। मैंने आप लोगों को 2-3 चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, मैं उनको समराइज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। डेरिवेशन आप लोग ध्यान रख सकते हो। एक यहाँ पे जो है जो हम लोग बात करते हैं इस तरीके से, एंटरलाइज रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस पे आपको आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है। इंटरमीडिएट की अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंटरमीडिएट जो है इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो है एकदम बनती है और बन के या तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी या वापस से जो है सबस्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो है के कैट याद करना है। के कैट के अलावा अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को ये भी याद रखना है कि व्हाट इज के कैट बाई के एम। इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी थी, जो मैंने अर्हीनियस इक्वेशन पढ़ाई थी आप लोगों को पहली क्लास में, याद करो। अर्हीनियस इक्वेशन याद है आप लोगों को? डू यू रिमेंबर अर्हीनियस थी हमारी? k इज इक्वल टू ए ईज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये वाली थी अरेनियस इक्वेशन। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन, मतलब टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या आता है, या फिर अगर आपको किसी भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन या किसी भी रिएक्शन की अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, देन टू यूज द अर्हीनियस इक्वेशन। तो कुछ ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी मैंने बताई है, एक्टिविटी मैंने बताई है आप लोगों को। ठीक है, एक्टिविटी याद रखनी है। एक्टिविटी तो ये दो तीन चीजें हो गई। केएम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। केएम आप बताइए मुझे। बोलो बेटा। केएम क्या है? एसोसिएशन कांस्टेंट है या डिसो? जैसे केएम वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर ये है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर बढ़ता है तो क्या होगा? एफिनिटी डिक्रीजेस। एफिनिटी डिक्रीजेस, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, पहली वाली क्लासेस में बात हो चुकी है। ठीक है, अगर हम बात करें केएम की वैल्यू डिक्रीज होती है या कम है तो इसका मतलब क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कम है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है तो एफिनिटी बढ़ती है, एफिनिटी इंक्रीजेस, एफिनिटी इज हायर। ठीक है, एफिनिटी इज हाई। ठीक है, यहां पे आप कह सकते हो एफिनिटी इज लो, लो एफिनिटी। केएम के बारे में आपको यही बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, केएम या तो केडी के बराबर हो सकता है या फिर केएम की वैल्यू जो है वो केडी से ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आपको कहीं पे स्टेटमेंट इस तरीके का दिया जाए कि केएम की वैल्यू केडी से कम होगी, दैट इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, या फरहाना नाज, वेलकम टू द क्लास बेटा। ठीक है,
तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, मैंने कहा कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने एंजाइम से रिलेटेड आप लोगों को ये थोड़ी समरी सी मैंने बताई है, ठीक है। समरी में क्या बताया मैंने, समरी में यही बताया है कि जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है, मतलब वो कैसे इम्पैक्ट होता है, या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे एंजाइम से बढ़ाते हैं बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर डिपेंडेंस आप लोग किस चीज़ से निकालते हो, दैट यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ अरेनियस इक्वेशन। और आपको जो है माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स का जो इक्वेशन है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड प्लॉट आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है के कैट क्या होता है, टर्नओवर नंबर क्या होता है, के कैट बाई के एम क्या होता है। इसके अलावा जो आपका के एम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट को। तो यही सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। 4-5 चीज़ें हैं, अगर आप लोग चाहोगे तो मेरी 2 क्लासेस हैं, वो मैंने अभी प्राइवेट की हुई हैं, ठीक है। मैं उन दोनों क्लासेस को आप लोगों के लिए जो है मैं अभी उनको जो है पब्लिक कर देता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग जो नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं की हैं, तो बेटा उन क्लासेस के थ्रू आप गो थ्रू हो जाओ एक बार, और इस क्लास को भी आप लोग देख सकते हो फिर, ठीक है। तो 3 क्लासेस में आप लोगों को कम से कम इतना इतना मिल जाएगा कि इनहिबिशन काइनेटिक्स इसमें नहीं है, बट हाँ इतना सफिशिएंट है कि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों को डीबीटी में पूछे जाने वाले हैं, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड जस्ट बाय लुकिंग एट दीज 3 क्लासेस। हाँ, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, जो भी रिलेटेड चीजें हैं एंजाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के आराम से वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो इनहिबिशन काइनेटिक्स अभी मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ, चलेगा बेटा। इनहिबिशन काइनेटिक्स मैं अभी स्टार्ट नहीं करता हूँ। आप लोगों के लिए जो 2 इसके पहले वाली 2 क्लासेस हैं, एक तो एंजाइम की प्रॉपर्टीज से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, उसके अलावा सेकंड वाला हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन का डेरिवेशन वाली क्लास थी। मैं दोनों क्लासेस को आपके लिए जो है कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो नए बच्चे को नहीं कर पाए, नहीं देख पाए हैं, प्लीज गो थ्रू देम। और ये आपकी तीसरी क्लास हो जाएगी, तो 3 क्लासेस एक एक 1.5 घंटे की हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आपको मैक्सिमम जो है शाम तक आपका जो एंजाइम वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए मैं इसको जो है ओके। अच्छा, एक और चीज़ बेटा, चैनल को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी सर्कल में है, जो आपके जूनियर्स हैं, सभी के साथ फॉरवर्ड करो, उनको भी मतलब फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर इफ़ दे वांट टू लर्न समथिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री टेक्निक्स और बायोटेक और कुछ भी जो भी हम क्लासेस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट होगा, तो प्लीज़ ट्राई टू शेयर इट। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप जो है इसको लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड जो भी लोग हैं, ओके देन।